हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे, किसी डायपोल को अगर यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके कारण कितना टॉर्क जनरेट होता है। चूँकि अगर डायपोल को किसी इंक्लिनेशन पर रखेंगे तो उसमें स्पिनिंग होगा और उस स्पिनिंग की वजह से एक टॉर्क क्रिएट होगा। तो उसी टॉर्क को आज हम लोग समझेंगे और कैलकुलेट करेंगे। चलिए, टॉपिक पे आते हैं। आप लोग रेगुलरली देख रहे होंगे तो यहाँ तक समझ में आ रही होंगी चीज़ें। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ठीक है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डायपोल को रख देते हैं, अगर इसमें हम एक डायपोल को रखते हैं इस तरह से, जिसके चार्जेस क्या क्या हैं, यहाँ पर मान लेते हैं आपका यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है -q और यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है +q, ठीक है, और ये पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। अब इसके व्हाट स्पिनिंग होगा, क्यों स्पिनिंग होगा देखिए, अगर हम इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा इसमें, इस प्लस के ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसको बोलेंगे Q टाइम्स C, है कि नहीं, और यहाँ पर माइनस के ऊपर इधर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको क्या बोलेंगे Q टाइम्स C, मैग्नीट्यूड वाइज। अब ये फोर्स क्या करेगा कि इस डायपोल को रोटेट करने का कोशिश करेगा, इस तरह से आपके पास रखा हुआ है ना। अब ये क्या करेगा, ये वाला फोर्स इसको इस तरह से रोटेट करेगा और ये भी क्या करेगा, ये भी इसको इधर की तरफ रोटेट करेगा। तो मतलब इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यू है और यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से है, बट दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो सेम है ना, क्लॉकवाइज है। इस पॉइंट के अबाउट, कौन से पॉइंट के अबाउट, अबाउट पॉइंट ओ, इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ, कंसीडर दिस पॉइंट एज ओ, ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट ये स्पिन करेगा, ये लेंथ है एल और ये भी लेंथ क्या है, एल है। अब स्पिन अबाउट, अबाउट ओ के अबाउट स्पिन करेगा। ये जो डायपोल दिख रहा है आपको, इस फोर्स की वजह से स्पिन तो कर रहा है, बट यहाँ पर जो नेट इसका फोर्सेज है उसका वैल्यू कितना होगा, नेट फोर्सेज का वैल्यू हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बोथ फोर्सेस, है ना, फोर्सेस एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बराबर नहीं दिख रहा। एक का लाइन ऑफ एक्शन ऊपर और दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन नीचे की तरफ है, मतलब दोनों अलाइंड नहीं है। अगर दोनों अलाइंड होता, इन द सेम लाइन होता, तो वहां पर टॉर्क भी 0 होता। चूंकि दोनों अलाइनमेंट में नहीं है इसलिए वहां पर टॉर्क 0 नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर बट दे आर, दे मीन्स ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, दे आर नॉट इन अलाइंड या इन सेम अलाइनमेंट। दोनों क्या है दोस्तों, सेम अलाइनमेंट में नहीं है, इन सेम अलाइनमेंट, है ना। इसी की वजह से यहाँ पर टॉर्क जनरेट हो रहा है। अगर दोनों सेम अलाइन में रहता तो यहाँ पर टॉर्क जनरेट नहीं होता, है कि नहीं। टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, जो टॉर्क का वैल्यू होता है वो क्या होता है, आप लोग 11th क्लास में याद कर रहे होंगे, 11th क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो होता है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर एफ का वैल्यू कितना है, क्यू टाइम सी है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हम लोग मेजर करेंगे, देखिए यह हो गया इस सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है ना, क्योंकि प्रत्येक जो चार्ज होता है वो अपने साथ एक मास कैरी करता है, तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सिस हो गया दिस लाइन।
अब इस लाइन के अबाउट रोटेशन हो रहा, तो यहाँ पर एफ डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा यही बनेगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मान लेते हैं एंगल थीटा। क्या मानते हैं इसको? एंगल थीटा मानते हैं। तो परपेंडिकुलर, चूंकि आप इसको ऐसे समझिए, देखिए डायपोल यहाँ पर है ना, इसको समझिएगा ध्यान से। डायपोल यहाँ पर है, डायपोल का जो डायरेक्शन वो कहाँ से है? निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इस तरह से इसका डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव, और इस तरह से डायपोल का डायरेक्शन है, और इस तरह से दिख रहा है क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है कि नहीं? अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा कहाँ से कहाँ तक बनेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस बनेगा। ये जो डिस्टेंस देख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं डी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एफ का वैल्यू कितना है? क्यू टाइम्स ई इंटू एल साइन थीटा। इसको नंबरिंग कर लीजिएगा आप लोग, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। जो चार्ज Q है प्लस Q है उसको मान लेते हैं 1, और जो चार्ज माइनस Q उसको मान लेते हैं 2, है ना। अब इस 1 चार्ज की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा उसको मान लेंगे टाउ 1, टाउ 1 मान लेते हैं इसको, और 2 की वजह से जो जनरेट होगा उसको मान लेते हैं टाउ 2। तो टाउ 2 का वैल्यू कितना होगा बाबू? टाउ 2 का जो वैल्यू होगा बाबू वो हो जाएगा, सेम होगा दोनों का मैग्नीट्यूड, ये भी होगा कितना? Q टाइम्स ई एल साइन थीटा, है कि नहीं? एल साइन थीटा। अब दोनों का रिजल्टेंट देखिए, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, जो यहाँ पर टॉर्क इस तरह से बन रहा है, देखिए इसको हम जूम करके बता रहे हैं, ये इधर की तरफ है ना, और ये इधर की तरफ है, बट दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है? दोनों का ओरिएंटेशन सेम ही है। अगर ओरिएंटेशन सेम है तो दोनों क्या होगा? एक साथ जुड़ जाएगा। तो मतलब टाउ नेट कितना कर सकते हैं? टाउ नेट बराबर हो जाएगा 2 क्यू ई एल साइन थीटा। इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मोमेंट डायपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है? Q टाइम्स 2L होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर Q टाइम्स 2L का वैल्यू होगा, उसके स्थान पर हम P लिख सकते हैं, तो हो गया E टाइम्स P इंटू साइन थीटा। ये हो गया नेट टॉर्क का वैल्यू किसी डायपोल की वजह से अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो नेट। ये बातें समझ में आई आपको, है कि नहीं? ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए जी, सही है। अब देखिए E इंटू पी साइन थीटा है, चूंकि आपको बताए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो P है डायपोल मोमेंट वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो टाउ है टॉर्क बनेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगा, समझ रहे हैं? अब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो या तो हो सकता है E क्रॉस P या हो सकता है P क्रॉस E, P क्रॉस E, है कि नहीं? क्योंकि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है? साइन थीटा हो रहा है, तो इसलिए क्रॉस हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों का फिर अल्टीमेटली साइन थीटा आना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो या तो ई क्रॉस पी होगा या फिर पी क्रॉस ई होगा। अब हम लोग साइन को कैसे समझेंगे? यहाँ पर कौन सा सही है कैसे समझेंगे? ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट डायपोल रोटेट हो रहा है, ओके अबाउट। देखिए यहाँ पर है डायपोल का जो डायरेक्शन है वो क्या है? इस तरह से है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया डायपोल का डायरेक्शन और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब रोटेशन कैसा है? देखिए रोटेशन है क्लॉकवाइज, मतलब इधर से इस तरह से, दिख रहा है? ऐसा रोटेशन है क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है इस तरह से, तो मतलब पहले कौन आ रहा है? पहले आ रहा है पी, फिर आ रहा है ई। किधर से किधर की तरफ? क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो इस तरह से रोटेट हो रहा है, पी से ई की तरफ, पी से ई की तरफ, पी से ई की तरफ, ऐसा कुछ रोटेशन दिख रहा है कि नहीं? तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी क्रॉस ई, तो मतलब टाउ नेट कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कितना लिखेंगे बाबू? पी क्रॉस ई वेक्टर। समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि जो नेट टॉर्क का वैल्यू होता है वो कितना होता है? P क्रॉस E होता है ना? यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो कितना हो रहा है? नेट फोर्स तो 0 हो रहा है। F नेट कितना हो रहा है? F नेट का वैल्यू हो रहा है 0। क्यों 0 हो रहा है? टाउ नेट का वैल्यू इतना आएगा बट F नेट का वैल्यू आएगा 0, क्योंकि एक तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो रहा है। और दोनों अगर सेम लाइन में अलाई करता, दोनों अगर अलाइन होता, मतलब इस तरह से अगर दोनों अलाइनमेंट होता है ना, दोनों अगर सेम ही लाइन में अलाई करता, तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो भी 0 होता और डेप्थ तो 0 होगा ही। बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ पर टॉर्क भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पर स्पिन होने का कोई चांस ही नहीं है। इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको अलाइन करके रख दिया जाएगा। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ? टाउ का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा? देखिए, टाउ बराबर क्या होता है? P टाइम्स E साइन थीटा होता है कि नहीं होता? अब देखिए, मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा प्लस माइनस 1 होना चाहिए, उस वैल्यू पर ये टाउ का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो थीटा कितने डिग्री पर साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 होता है? अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1। और अगर थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री तो साइन थीटा कितना होता है? -1 होता है कि नहीं? देखिए इस तरह से अब ये दोनों संभावना बन रहा। तो इसको अगर हम लोग विजुलाइज करें, पिक्टोरियली समझें, तो कैसे समझेंगे कि इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो डायपोल है वो कहाँ रखा हुआ होगा? डायपोल को कहीं पर हम लोग परपेंडिकुलरली रख दिए होंगे, इस तरह से इक्वेटोरियल डायरेक्शन में, इस तरह से। तो या तो इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ पर जो टाउ का वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। या फिर 270 डिग्री पर, 270 कब आएगा? जब यहाँ से हम लोग कोण लेंगे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में हम लोग इस तरह से अगर कोण लेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? मैक्सिमम बनेगा। तो टाउ का वैल्यू मैक्सिमम कब हुआ? कितना पर? P टाइम्स E, है ना? इसको हम लिख सकते हैं P बराबर कितना? Q टाइम्स 12, ठीक है? और E का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू वाई, सेपरेशन है दो चार्जेस के बीच में कितना? एल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, के क्यू टर्म्स में आ जाएगा पूरा। एल से एल कैंसिल, अब कितना होगा ये? के 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल, ये हो गया आपका टाउ मैक्स। बात समझ में आया? चलिए ऐसे ही छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग लॉजिकली समझेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको, चलिए यहाँ पर मिनिमम का वैल्यू देख लेते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। देखिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टाउ? टाउ का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, है ना? तो टाउ बराबर कितना होता है? P टाइम्स E साइन थीटा। अब मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए? थीटा 0 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए फिर 180 डिग्री होना चाहिए। इसी वैल्यू पर इसका वैल्यू जो होगा मिनिमम होगा। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ऐसा कुछ, ये और एक आ गया और एक आ गया, ठीक है? इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है कि नहीं है बाबू? अब देखो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जिसका मतलब जो डायपोल है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 0 डिग्री। यहाँ पर हो गया माइनस क्यू और यहाँ पर हो गया प्लस क्यू, ठीक है? इस तरह से माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब कौन बन रहा है 0 डिग्री, चूंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ,
ये बातें तो समझ में आ रही है। अब यहाँ ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ तो टाउ हो रहा है 0, है कि नहीं? इस पॉइंट पे टाउ कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। यहाँ पर टाउ भी 0 हो रहा है और यहाँ पर एफ भी 0 हो रहा है, मतलब एफ नेट भी 0 हो रहा है और टाउ नेट भी 0 हो रहा है, दोनों 0 हो रहा है। सही है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो कंडीशन जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर उसका नेट या रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, है कि नहीं? मतलब वहां से वो हटने का नाम ही नहीं लेगा, हम ना जाएंगे यहाँ से, हमको यहाँ पर मन लग रहा है कि नहीं? हमको यहाँ पर मन लग रहा है, हम यहाँ से ना भागेंगे, लेकिन हम है का जिद्दी, हम उसको भगा के छोड़ेंगे। कैसे भगाएंगे? देखिए भगाते हैं। तो यहाँ पर ये टाउ नेट है 0। अब यहाँ पर एक चीज और आप लोग देख रहे होंगे कि जो इधर क्यू ही लग रहा, फोर्स लग रहा है इधर के डायरेक्शन में, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इधर के डायरेक्शन में, क्यू टाइम्स सी। इसको अगर हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं ऐसा करके, है ना, इसको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस कर देते हैं ऐसा, ऐसा डिस्प्लेस करिए, स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने के बाद क्या देखिएगा आप लोग कि ये तो इधर ही की तरफ है, ये इधर ही की तरफ है, ठीक है ना? तो ये हो गया क्यू ई और यहाँ पर भी बन रहा है क्यू ई। हल्का सा इसको डिस्प्लेस किए ऊपर की तरफ, है कि नहीं? डिस्प्लेस किए, फोर्स लग रहा है इधर क्यू ई और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है क्यू ई, बट दोनों का रोटेशन किधर? इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर की तरफ है, इधर से की तरफ। आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है, और हम लोग इसको अगर हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा? ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने का कोशिश करेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इसको हम हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन या जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिटेन करेगा ये, है ना? तो इसको रिटेन करेगा। अगर इसको भी हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, फिर इधर की तरफ इधर आ जाएगा, फिर ये वाला इधर आ जाएगा। तो मतलब अगर इसको कहीं से भी डिस्प्लेस करिएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पर? ये अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करेगा। तो इस तरह से जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? अस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एफ नेट का वैल्यू है वो 0 है और टाउ नेट का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है ना? लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और इसको अगर हल्का सा रोटेट भी करिएगा तो अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को वो रिटेन कर लेगा। इसलिए यहाँ पर टाउ नेट का भी वैल्यू, उसका भी वैल्यू रिजल्टेंट 0 ही होगा। ये बातें समझ में आई आपको? अब इसी केस को हम थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। ये कब था? जब थीटा इक्वल टू 0 था। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर ये केस बन रहा था ऐसा, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं कि अगर हम थीटा लेते हैं 180 डिग्री, मान लेते हैं कि थीटा कितना ले लेते हैं? 180 डिग्री लेते हैं। चलिए देते हैं, बस 1 2 3। देखिए थीटा लेते हैं 180 डिग्री, यहाँ पर आपका चार्ज इस तरह से है, यहाँ पर हो गया मान लो थीटा 180 डिग्री लेने का मतलब, देखिए माइनस से प्लस की तरफ इस तरह से जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो डायपोल मोमेंट है दोनों का डायरेक्शन सेम हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, है कि नहीं? बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन हम बदल देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस क्यू और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस क्यू, है कि नहीं? माइनस क्यू हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस क्यू। अगर इसका ओरिएंटेशन आप बदलिएगा उसके बाद इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके देखिए, हल्का से इसको क्या करते हैं? डिस्प्लेस, ऐसा डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है? डिस्प्लेस करिए, क्या होगा ये? अगर जैसे ही इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करिएगा ना, चूंकि ये माइनस किधर की तरफ लग रहा है? इधर की तरफ, और ये प्लस इधर की तरफ। अब हल्का से इसको जैसे इधर से इधर की तरफ खिंचाएगा, या इधर से इधर की तरफ। अब जैसे ही इसको हल्का सा डिस्प्लेस करिएगा इधर की तरफ भाग जाएगा, है ना? इसको हल्का सा डिस्प्लेस करिएगा इधर की तरफ, मतलब इसको अगर हल्का डिस्प्लेस करिएगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश करेगा, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इस चीज को ध्यान से समझिए आप कि यहाँ पर डायपोल रखा हुआ है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है।
अब इसको अगर हल्का सा डिस्प्लेस करें, ऐसे करें, जैसे इसको डिस्प्लेस करिए, इसको क्या करेगा ये, इसको रोटेट कर देगा, समझ रहे हैं? या इसको इधर से रोटेट करिए, हल्का सा डिस्प्लेस करिए, या इसको हल्का सा इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दीजिए, ऐसा है कि नहीं? ऐसा डिस्प्लेस करिएगा तो क्या होगा, ये इधर की तरफ भाग जाएगा और ये इधर की तरफ भाग जाएगा। तो देख रहे हैं, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करने पर ये स्टेबल स्थिति में आ रहा है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पर जो डायपोल है वो स्थिर नहीं है, उसको डिस्प्लेस करने पर अनस्टेबल हो रहा, अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कब? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर। जैसे हम डायपोल को 180 डिग्री पर रख रहे हैं, है ना, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है वो, अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर, बट यहाँ पर जो फोर्स है, नेट फोर्स है, उसका वैल्यू कितना होगा? क्योंकि दोनों जो नेट फोर्स है यहाँ पर, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? एक तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और दूसरा कि वो दोनों एक दूसरा के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो रीजन पूछिए कि यहाँ पर एफ नेट का वैल्यू 0 क्यों है? कारण क्या देना है इसका एक्सप्लेनेशन? चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। इस डायरेक्शन में क्यू है और इधर भी देखिएगा तो आप क्यू ही नजर आएगा, क्यू टाइम सी, और यहाँ पर भी क्या है, क्यू टाइम सी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन अलग अलग है, और यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। अगर इसको ऐसे देखिए तो क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ धकेल रहा है और इसको इधर की तरफ ढकेल रहा है, इसको चाँप रहा है, दोनों तरफ से दबा रहा है कि नहीं? तो लाइन ऑफ एक्शन तो यहाँ पर सेम ही बन रहा है यहाँ पर। लेकिन टाउ नेट के बारे में बात करते हैं, टाउ नेट के बारे में। यहाँ पर टाउ नेट 0 होगा, ध्यान से समझिए आप, यहाँ पर टाउ नेट 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किए, उसको हल्का सा किसी एंगल से एलिवेट किए, क्या किया वो, अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को ना अटेन कर कहाँ पर आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम को गेन किया है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ए जो टाउ नेट है वो 0 नहीं हो पाएगा, ये नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करिएगा, बिकॉज टाउ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट 0 बिकॉज ये जो डायपोल है, बिकॉज डायपोल कैनॉट रिटेन इट्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं कर पा रहा, इसीलिए यहाँ पर टाउ नेट का वैल्यू 0 नहीं है। इतनी बातें समझ में आई आपको, है कि नहीं? इसको नोट करिएगा आप लोग। ये बड़ा प्यारा सा केस बन जाता है जब हम लोग बात करते हैं कि टाउ नेट 0 या टाउ नेट का जो मिनिमम वैल्यू हो वो कितना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक और प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डायपोल या ऑफ ए डायपोल, ऑफ ए डायपोल। किसी डायपोल का एंगुलर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। इस तरह से आपके पास एक डायपोल दिया हुआ है ना, ऐसा कुछ डायपोल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सही है। यहाँ पर मान लेते हैं कि पॉइंट वो है जिसके बॉडी स्पिन करेगा, लेंथ एल है, लेंथ एल है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दिख रहा है, यूनिफॉर्मली है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ आ रहा है इस तरह से, समझ रहे होंगे आप लोग। ये पूरा कंटिन्यूअस है, बीच में कुछ ब्रेक नहीं है, हम ब्रेक दिए हैं कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए किसी एंगल पर ये इस तरह से इसको डिस्प्लेस किया गया है, मान लीजिए 30 डिग्री पर इसको डिस्प्लेस किया गया है। यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, सही है। अब यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि टाउ का वैल्यू कितना होता है,
टाउ का वैल्यू होता है पीई साइन थीटा होता है कि नहीं? टाउ का वैल्यू पी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू ऑलरेडी ये 30 डिग्री। अब यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टाउ ले लेंगे आई टाइम्स अल्फा। आप लोग 11th क्लास में याद हो तो वहाँ पर पढ़े होंगे कि जो टाउ का वैल्यू कितना होता है आई टाइम्स अल्फा होता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। आप लोग 11th को अगर रिकॉल कर रहे हो, हाँ सर 11th का बात फिर कर दी, आपको बोले थे ना सर 11th का बात नहीं करने का। उस समय हम क्लास थोड़ी करते थे, मजे करते थे, घूमते थे गर्लफ्रेंड के साथ। फिर बार बार आप उसी चीज को स्टोरी को दोहरा देते हैं। दिस इज नॉट फेयर सर, यू आर डूइंग द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन विथ मी। चलो इधर देखो, टाउ इज इक्वल टू कितना है आई इंटू अल्फा। आई क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं बाबू? आई बराबर m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, है ना? इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास 11th में कैलकुलेट करना सीखे थे, जो कि इतिहास बन गया है ना? अब यहाँ पर आर क्या होता है? आर होता है डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ मास। मास का दूरी है कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन से मास का कितना दूरी है वही आर रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए, दोनों मतलब इन दोनों को, तो टाउ इज इक्वल टू कितना? आई टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू पी टाइम्स ई इंटू साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2। सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए आई का वैल्यू कितना आएगा, देखिए m1r1 स्क्वायर, मतलब आपको सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि एवरी चार्जेज कैरीज अ मास। जो भी चार्जेज है वो अपने साथ में पीठ पर क्या लेके ढोता है? एक मास लेके ढोता है कि नहीं? ये अपने पीठ पर, जैसे विक्रम बैताल है ना, विक्रम हो गया चार्ज और उसके पीठ पर हो गया बैताल, बैठ के आराम से घूम रहा है। चलो जी मेला घूमते हैं। हो गया आई इंटू अल्फा। अब आई का वैल्यू कितना है? m1r1 स्क्वायर, मतलब इस पॉइंट से इसका लोकेशन कितना? m इंटू एल स्क्वायर, फिर प्लस इस पॉइंट से इसका लोकेशन m इंटू एल स्क्वायर। बात क्लियर? इंटू अल्फा इज इक्वल टू पी। पी का वैल्यू कितना होता है? पी को पी ही छोड़ देते हैं, पी टाइम्स ई बाई 2। अब यहां पर दोनों को कैलकुलेट करिए, एम एल स्क्वायर कितना हो गया? 2ml स्क्वायर implies implies कितना हो गया? 2ml स्क्वायर, 2ml स्क्वायर इंटू अल्फा बराबर पी टाइम्स ई। और पी का वैल्यू कितना होता है? पी का वैल्यू होता है, चलिए पी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना? आप लोग साथ में रिकॉल करते रहिएगा, क्यू टाइम्स 2l, तो क्यू टाइम्स 2l इंटू ई बाई 2/2। ये बातें समझ में आ रही होगी, आ रही होगी ना? पारी हो रही है, चलिए पारी करते हैं। देखिए 2ml स्क्वायर, वहां पर से क्या क्या कैंसिल हो रहा है? जो कैंसिल हो रहा है, जो उड़ रहा है उसको उड़ाइए, ये उड़ा इससे उड़ाइए, है ना? 2 उड़ा इससे उड़ाइए, जो जिससे उड़ रहा है उसको उड़ा देते हैं। बचा कितना? 2ml, 2ml इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। दिख रहा है ना? 2ml अल्फा और उधर बच गया क्यू टाइम्स ई। तो यहां से अल्फा बराबर आ गया, कितना आ गया जी? क्यू ई बाई 2ml। ये वैल्यू आ गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन का। जब हम लोग किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यू ई अपॉन 2ml कैलकुलेट करते हैं, अगर 30 डिग्री पर इंक्लिनेशन हो तो। समझ में आया? अगर आया हो तो चलते हैं अगले दौर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके फंडामेंटल्स के लिए और आपका जो किस तरह से हम लोग फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करना है, वो सिखाता है ये सब क्वेश्चंस, है कि ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी याद में नजरों को हम झुकाएंगे जाने कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने चलिए देखिए इफ अ डायपोल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इफ अ डायपोल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अगर किसी डायपोल को हल्का सा डिस्टर्ब कर दे तुम आराम से सो रहा और सवेरे कोई तुम्हारा डोरबेल बजाता ट्र 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 तुम्हारा दिमाग का घंटी खराब हो जाएगा "है, अभी हमको और सोना है ना तो वैसा ही इसके साथ हो रहा है अभी डायपोल के साथ आराम से बेचारा लेटा है सो रहा और उसको कोई आकर डिस्टर्ब कर देगा क्या करेगा ये उछल कूद मचाना शुरू कर देगा डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इसका स्टेबल है उस समय आकर इसको कोई डिस्टर्ब करता है ना तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर डायपोल को हल्का सा डिस्टर्ब कर दे बेचारा बढ़िया से मस्त अपना जिंदगी जी रहा था उसको भेज दिया पटना जाओ बाबू तुम कंपटीशन का जनरल का तैयारी करो अब स्टेबल था शुरू में आराम से मजे ले रहा था हाँ जिंदगी ऐसा ही है उसको भेज दिया पटना जाओ बाबू अब दिन रात कोचिंग कर रहा है खाना बना रहा है सब्जी ला रहा है कि नहीं वही स्थिति यहाँ पर हो गया डायपोल के साथ में देखिए इसको अगर डिस्प्लेस करते हैं ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल लेटा हुआ था लोट रहा था है ना क्या कर रहा था ये लोट रहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा कुछ डायपोल आराम से लोट रहा था चलिए इसको लौटा देते हैं ऐसा कुछ लौट रहा था माइनस क्यू और ये प्लस क्यू सही है हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू चलिए जी बढ़िया अब इसको हम क्या किए आदत है उंगली करने का चुगली करने का आदत है मेरा क्या किए गए इसको हल्का सा उठा दिए है ना इसको हल्का सा ऐसा करके उठा दिए ऐसा उठा दिए इसको हल्का सा इधर करके उठा दिए क्या हो गया इसको उठाइए हल्का सा उठाए तो क्या होगा आएगा तो इसी कंडीशन में इस तरह से और ऐसा कुछ आएगा अब डायरेक्ट यहाँ पर आके नहीं रुकेगा ये इसको अगर हल्का सा स्लाइटली उठाइएगा मान लीजिए ठिट्टा से उठाते हैं छिटाएंगे से इसको हल्का सा उठा देते हैं अब इसको हल्का सा उठाइएगा तो तुरंत एक साथ आके ये नहीं रुकेगा जैसे हम लोग अगर साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं ड्र ड्र अब डायरेक्ट ब्रेक मारेंगे तो डायरेक्ट जाके गाड़ी रुकेगी नहीं डायरेक्ट गाड़ी रुकेगी तो आप फेंका जाओगे आगे तो गाड़ी धीरे धीरे रुकती है तब जाके गाड़ी रुकती है तो यहाँ पर वही स्थिति है डायरेक्ट अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मारेगा ऐसे धक्का तो डायरेक्ट जाके रुकेगा नहीं ऐसा कुछ जाएगा नीचे कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर इस तरह से धीरे धीरे ये वो धीरे धीरे ट्यों 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 समझ में आ रहा तो वही स्थिति यहाँ पर बन रहा है अगर इसको डायरेक्ट मारेगा धक्का तो डायरेक्ट नहीं रुकेगा ये पहले ट्यों 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 करेगा धीरे धीरे ट्यों ट्यों करते करते लास्ट में जाके रुकेगा ये चलिए पहले इसको ट्यों ट्यों करवाते हैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस किए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लग रहा है क्यू ई फोर्स अब यहाँ पर ये हल्का सा फिर नीचे आएगा डायरेक्ट तो रुकेगा नहीं हल्का सा नीचे आएगा ऐसा कुछ
ऐसा कि ऐसा बनवरा ये बाबा रे ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। अब यहाँ पर भी फोर्स इतना ही लगेगा क्यों ही है कि नहीं, यहाँ क्यों ही है और यहाँ पर भी क्यों ही लगेगा, ठीक है ना बाबा। ओके, क्यों ही दोनों जगह लग रहा, सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप लोग एसएचएम में पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे सर, भुला गया हूँ। देखिए एसएचएम में पढ़े होंगे कि जो फोर्स है उसका डायरेक्शन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इसीलिए अगर फोर्स इधर, जैसे स्प्रिंग के बारे में बात करें, स्प्रिंग इधर की तरफ खींच रहे हैं तो उसमें अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। बैकवर्ड में उसका अगर हम फोर्स को आगे खींच रहे हैं तो चाहेगा कि पीछे की तरफ हम आवे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए, इनिशियल पोजीशन में आने के लिए। तो वही स्थिति यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए हम लोग -x लिखते हैं, है ना। अगर ये f इक्वल टू -x, अगर यहाँ पर थीटा के टर्म्स में बात करेंगे तो वो माइनस थीटा होगा, है कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ माइनस थीटा। अब यहाँ पर इसके कारण जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा बाबू, टॉर्क आएगा यहाँ पर कितना, हाँ PE साइन थीटा, P साइन थीटा। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, फिर क्लास 11th के बारे में बात करते हैं सर, शर्म नहीं लगता है आपको, बच्चे के ऊपर बार बार आप इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। क्लास 11th, दिमाग पगला गया आपका। देखो साइन थीटा, अगर थीटा वेरी स्मॉल हो, थीटा वेरी 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 स्मॉल, है कि नहीं, तो वहां पर साइन थीटा क्या कहते हैं, साइन थीटा क्या कहता है राम जी, थीटा टेंड्स टू, साइन थीटा टेंड्स टू थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा होता तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा हम लोग मानते हैं, है कि नहीं, और टेन थीटा भी टेंड्स टू थीटा मानते हैं, और वहां पर कॉस थीटा टेंड्स टू 1 मानते हैं। अगर थीटा बहुत छोटा होता है, अप्रोचेज टू 0, तो वहां पर कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, वेरी गुड, ध्यान आ गया, बहुत अच्छा। यहाँ पर देखते हैं टाउ इज इक्वल टू पी टाइम्स ई इंटू थीटा। अब चूंकि 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 देखिए जो थीटा है वो फोर्स का अपोजिट है, मतलब इस तरह से डिस्प्लेस करना है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इसको ऐसे समझिए आप। देखिए ऐसा कुछ आपके पास डायपोल है, ध्यान से देखिए इस डायपोल को, ये आपके अंधेरी रात की यादों को ताजा कर देगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया आप इस तरह से, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिए, डिस्प्लेस कर दिया, इधर आ गया ये। इसको हम हल्का सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किए, इधर की तरफ, और ये फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ। आई हो दादा, इस ससुरा तो पगला गया है। हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं इधर, और ये भाग रहा है इधर, फिर भाग रहा है इधर, फिर कर रहे हैं इधर। मतलब कि अगर इसको थीटा इधर की तरफ रोटेट किए ना बाबू, तो फोर्स लगा रहा है इधर की डायरेक्शन, समझ में आ रहा, जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसीलिए हम टाउ क्या लिख रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू PE इंटू माइनस थीटा। माइनस थीटा क्यों लिख रहे हैं, इस चीज को समझिए आप लोग, क्योंकि अगर हम हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे ऊपर तो ये भागेगा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे होते रहेगा। तो ये इसीलिए हम यहाँ पर SHM का यूज कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज कर रहे हैं, हारमोनियम का नहीं बाबू, हार्मोनिक मोशन, कहाँ समझ रहे हो तुम। अब देखिए यहाँ पर टाउ का वैल्यू कितना आ गया, टाउ का वैल्यू आ गया PE माइनस थीटा, क्या आ गया, माइनस लिट्टी बटा पिट्ठा बराबर थीटा। ओके, आप लोग लीनियर एक्सीलरेशन के बारे में नाम सुने होंगे, हाँ 200 साल पहले पढ़े थे क्लास 11th में। लीनियर एक्सीलरेशन एक कुत्ते का नाम है जिसका 2 सींग होता है और 3 दांत होता है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है लीनियर एक्सीलरेशन का, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। एक्स माइनस एक्स इसलिए क्योंकि हम SHM के सेंस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए बोलेंगे तो कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। तो टाउ का वैल्यू अभी हम चेक किए, कितना आया, टाउ का वैल्यू कितना हो जाती है, टाउ का वैल्यू आई इंटू अल्फा, वेरी गुड। टाउ का वैल्यू हो रहा है आई इंटू अल्फा हो रहा है, तो आई इंटू अल्फा इसमें लगते हैं, तो आई टाइम्स अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा बराबर
पी ई इंटू माइनस थीटा। अंडरस्टैंड? माइनस थीटा से माइनस थीटा गोल, इसको कर देते हैं गोल, ठीक है। लंबा नहीं करना, इसको गोल करना, इसको गोल कर देते हैं। बचा क्या यहाँ पर, माइनस के साथ में भी बचा यहाँ पर क्या, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, पी टाइम्स ई, तो पी टाइम्स इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ पी इंटू ई अपॉन आई। समझ में आया? ओमेगा का वैल्यू इतना आ गया। निकालना क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कब पढ़े थे, 11th क्लास में। सर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 11th क्लास के कंसेप्ट को रिपीट मत करिए, समझ में नहीं आता आपको, मैं 1000 बार बता चुका है आपको। इधर देखिए, देखिए टाइम पीरियड कितना हो रहा है, टाइम पीरियड हो रहा है 11th क्लास से आप कंसेप्ट याद करिए, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है। दिमाग का झंड बना दिया आपने मेरा। ओमेगा का वैल्यू इतना डाल देते हैं, तो टाइम पीरियड बराबर हो गया 2 पाई टाइम्स ओमेगा का वैल्यू नीचे है तो इस तरह से आएगा अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पी। तो ए है कैलकुलेशन किसका, टाइम पीरियड का। अगर हम किसी डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, अगर हम किसी डायपोल को स्लाइटली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिस्प्लेस करते हैं तो वहां पर टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आता है, 2 पाई रूट आई अपॉन पी टाइम्स ई। बात समझ में आया? वेरी गुड। इसका जो कंक्लूजन अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसको हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। चलिए इतना लिखिए आप लोग। कंक्लूजन, कंक्लूजन का हिंदी है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या क्या निकला जी, एक तो हम लोग टाउ का वैल्यू निकाले कितना, पी ई साइन थीटा, टाउ नेट का वैल्यू मतलब वेक्टर के फॉर्म में कितना होगा, पी क्रॉस ई वेक्टर। सही है, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो, निष्कर्ष निकालना थीटा इज इक्वल टू 0, तो टाउ नेट भी 0 होता है और एफ नेट भी 0 होता है। बात को समझिए, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो टाउ नेट भी 0 होता है और एफ नेट भी 0 होता है। बट अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो क्या होगा, यहाँ पर टाउ नेट में और मे नॉट भी 0, है ना, मे और मे नॉट भी 0, मे नॉट भी 0, 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट यहाँ पर जो एफ नेट का वैल्यू है वो तो 0 होगा ही होगा। समझ में आया? तो इन सारे चीजों के बारे में आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है आप लोग को तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए ताकि इस फैमिली को और बढ़ाया जा सके और आप लोगों के लिए और बेहतर बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश किया जाए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।